जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल सेशन में यूपी ट्रिपल पेट परीक्षा में 2021, 22, 23 में जो भी सवाल पूछे गए थे उन सवालों को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। साथियों, आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग इसको जो है एक टेस्ट के तौर पर ले लीजिएगा और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। साथियों, यहाँ पर जो है एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है जो परीक्षा में नहीं पूछा गया हो, यानी सभी सवाल जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में जो है शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? यानी सबसे पहले जो है यहाँ पर दिया है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। अब आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे पहले जो है किसका शासन था, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर पर कौन आता है, चौथे नंबर पर कौन आता है। बताइए, एक बार आप लोग कोशिश कर सकते हैं आंसर देने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर देखोगे सबसे पहले जो है इल्तुतमिश, पहले नंबर पर इल्तुतमिश, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी। कौन? उसके बाद जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद दोस्तों आपका शेरशाह सूरी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आपका आता है अकबर। यानी अंत में जो है आपका जो है अकबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर जो है आपका यहाँ पर देखिएगा इल्तुतमिश। ठीक है, पहले नंबर पर इनका शासन होता है। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी दूसरे नंबर पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अकबर। अकबर जो है आपका आता है किस नंबर पर? पहले नंबर पर। और शेरशाह सूरी जो है आपका दूसरे नंबर पर। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल जो है पूछा गया है पेपर में। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन से संत जो है शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। बताएं। सवाल नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए, निम्न में से कौन से संत जो है शिवाजी के समकालीन थे? तो वो थे तुकाराम। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड रिपन। सवाल नंबर तीसरे का आप लोग आंसर करें। बंगाल के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। सवाल नंबर 4 का आप लोग आंसर कर सकते हो यहाँ पर भाई। चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। साथियों, आप सभी जानते होंगे चरक संहिता जो है एक प्राचीन भारत का आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसे जो है महर्षि चरक के द्वारा लिखा गया था। इसमें दोस्तों रोग निदान व औषधियों का जो है वर्णन किया गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। सवाल नंबर 5 देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? 261 में कलिंग का युद्ध होता है, 78 ईस्वी में जो है शक संवत की शुरुआत होती है, 622 में जो है मुस्लिम युग की शुरुआत होती है और 1709 में जो है औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पर छांटना है कि कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। एक बार कोशिश करें आप लोग, चलिएगा। और भैया आप सभी से निवेदन है कि एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दें। आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, इन सारे कंटेंट को तैयार किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। यहाँ पर देखिएगा साथियों, 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध होता है, 78 ईसा पूर्व में जो है आपका 78 ईस्वी में जो है शक संवत की शुरुआत होती है, 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर जो दिया है 1709 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, ये आपका गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें, इनमें से किसे जो है भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए आंसर करें सब लोग, सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हो। ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सन 1915-16 में जो है किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ? बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आप लोग बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्रपाल,
तिलक और अरविंद घोष। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर क्या भाई, ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। साथियों 1916 में जो है लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र व कर्नाटक क्षेत्र में और एनी बेसेंट ने जो है मद्रास व अन्य भागों में होम रूल लीग शुरू किया था। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, सवाल आपसे पूछा गया था मिलान करने के लिए और आगे यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस हमने नहीं लिया है। तो आइए यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है, और सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा करी गई थी। ये सभी सवाल पेपर में साथियों पूछे गए थे। अगला सवाल देखिए, करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था। अगर आप लोग हमारी डेली क्लासेस कर रहे होंगे, जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपको समस्या नहीं होगी, ऐसे ही सवाल वहां पर कवर किए जाते हैं। करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यह नारा दोस्तों गांधी जी ने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कब, महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में जो है इस नारे को दिया था, करो या मरो। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव जो है किसे दिया गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 10 का आप लोग भी आंसर कर सकते हो, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, और यहाँ पर दिया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला सवाल, सलालपन विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, झेलम, रावी, चिनाब, और आपका दिया है ब्यास। सलालपन विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, ये दोस्तों आपका चिनाब नदी पर। कहाँ पर, चिनाब नदी पर जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, बसंत विषु जो है कब होता है, बता सकते हो आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताइए। बसंत विषुव कब होता है, 21 मार्च को, 18 जून को, और यहाँ पर दिया आपका 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 21 मार्च को। कब भाई, 21 मार्च आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस दिन जो है दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो है बसंत की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग याद रखिएगा कि 21 मार्च को आप कह सकते हो कि दिन और रात जो है लगभग बराबर होते हैं, इसे जो है बसंत विषु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 13 है, खेतड़ी परियोजना जो है किसके उत्पादन के लिए फेमस है, जस्ता इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम। राजस्थान की दोस्तों ये जो खेतड़ी परियोजना है ये तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कई बार हमने आपको बताया है क्लास में। सवाल नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका दोस्तों मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, और आपका दिया है केरल। ये कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों आपका असम में। ठीक है, और ये किस लिए दोस्तों फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। तो आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदियाँ जो हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं, बताइए। हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ जो है कौन सी हैं, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग चूज कर सकते हो। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, गंगा। ठीक, उसके बाद आपका आता है क्या भाई, ब्रह्मपुत्र। ठीक, यानी दूसरा और तीसरा यहाँ पर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल दोस्तों आपका पेपर में पूछा गया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र से संबंधित है। कौन कौन सी नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालयी नदी तंत्र से संबंधित नदियाँ हैं। अगला सवाल, बैंक दर का क्या अर्थ होता है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। इकोनॉमिक्स से देखिएगा सवाल पूछा गया है, बैंक दर का जो है अर्थ क्या होता है। सही उत्तर आप कर सकते हो यहाँ पर, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लिए के लाभ की दर,
देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बैंक दर का मतलब होता है देश में केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आरबीआई के द्वारा जो है, यानी केंद्रीय बैंक कौन सी है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। अगला सवाल देखो, आरबीआई की स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 17 का आंसर करें। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 17, तो यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, सही उत्तर आपका इस क्वेश्चन का बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला सवाल, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार आप भी पढ़ सकते हो। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियां का मुख्य उद्देश्य जो है लाभ अर्जित करना होता है। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या है इसमें, पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, 100 रुपये का नोट जो है किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी 100 रुपये के नोट पर जो है किसका हस्ताक्षर होता है, आंसर कर सकते हो आप लोग। चलिएगा, सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, आरबीआई के गवर्नर का जो हस्ताक्षर होता है 100 रुपये के नोट पर। ठीक है, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फेमा का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। फेमा का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हो। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान में जो है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है किस में शामिल है, राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, या संघ सूची का विषय है, या इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए कोशिश करें। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है किस में शामिल है, ये दोस्तों आपका किस में शामिल है, राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इस किसके अंतर्गत रखी गई है, पंचायती राज व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत रखी गई है, मूल अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक तत्व के, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, बताइए। अभी कल की डेट में शायद हमने ये जो है क्वेश्चन भी कम्युनिटी में पोस्ट किया था। तो जो भी क्वेश्चन कम्युनिटी में भी पोस्ट किए जाते हैं, टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाते हैं, सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे, आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, निम्न में से किसने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कई बार अगर आपने पॉलिटी की क्लास करी होगी, हमने जो लगभग 47 मिनट की यानी 47 मिनट की जो क्लास प्रोवाइड करी है उसमें सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है, ये भी सवाल उसमें कवर किया गया है। निम्न में से किसने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, 21 में, 24 में और आपका दिया है 29 में। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। ये रहा आपका अगला सवाल, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। क्या भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है राइट है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष जो है किसके माप का इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है किसके माप का इकाई है। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी,
हवाई जहाज़ की गतिकी। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या कह लेते भाई, प्रकाश वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, तो सवाल नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक नाम क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया था पेपर में। तो सही उत्तर आपका था भाई इसमें क्या हो जाएगा आपका, CaOCl2। क्या, CaOCl2 आपका हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीफ्लोराइड। क्या, यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? बताइए, 18 कैरेट सोने में जो है शुद्ध सोने का प्रतिशत जो होता है लगभग 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, संतरे में जो है बहुलता में होता है विटामिन सी, ए, बी, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 30 का आंसर कर सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, ये रहा, एकल का विलोम शब्द क्या है? ये भी सवाल आपका पूछा गया था हिंदी सेगमेंट में। और एकल का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों अगर आप कहेंगे तो जैसे जो भी टॉपिक उसमें दिया गया हिंदी में, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी शब्द और जो आपका संधि वाला टॉपिक हो गया, अगर आप कहेंगे तो हर एक टॉपिक से महत्वपूर्ण सवालों को लाइव सेशन रखा जाएगा और उसमें महत्वपूर्ण सवालों को कवर कर दिया जाएगा, जैसा आप कहेंगे। ठीक है, चलिए, एकल का विलोम शब्द क्या है? एकल का दोस्तों बहुल, परिपूर्ण, अनुरूप और आपका दिया है अकेला। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, बहुल हो जाएगा। क्यों? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला सवाल देखो, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची जो है आपका कौन सा हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है एक शब्द चुनिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा मनोहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? थोड़े में बहुत कहना। क्या भाई? थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का जो है चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है भाई, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए आप लोग। चलिए, यानी महत्वाकांक्षा शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? आप लोग बता सकते हो, आंसर कर सकते हो सभी प्यारे साथी। तो महत्वाकांक्षा यहाँ पर देखिएगा साथियों, जो ए ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, महत्वाकांक्षा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट लिखा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिएगा, पक्षी विज्ञानी पक्षी और नृविज्ञानी, बताइएगा इसके अंतर्गत क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, बताओ। चलिएगा भाई, पक्षी विज्ञान के अंतर्गत क्या भाई? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नृविज्ञानी के अंतर्गत मानव, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3 और आपका दिया है 2, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से राज्य भाई? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आपका बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये रहा दोस्तों आपका लास्ट सवाल इस क्लास का, और इसका आंसर आप लोग करेंगे। ये भी सवाल पेपर में पूछा गया है, निम्न में से जो है कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? आप लोग आंसर करिएगा और ये भी बताइएगा कि आपने 43 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया गया है। और यहाँ पर ऐसा सिंगल क्वेश्चन दोस्तों नहीं लिया गया है जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्लास आपको कैसी लगी। एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं उसको भी कवर किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।